हेलो स्टूडेंट, मैं एस यादव आपका ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हम मानव भूगोल के अध्याय का पहला अध्याय पढ़ रहे थे और जिसके आपने 2 वीडियो पूर्व में देखे होंगे बच्चों, जिसके अंदर मैंने आपको मानव भूगोल का अर्थ, उसकी प्रकृति, उसके बाद दूसरे वीडियो में आपको मैंने मानव भूगोल का विषय क्षेत्र पढ़ाया था बच्चों। तो इस तरह से देखिए, हमने 2 वीडियो पूर्व में देखे और आपने अच्छे से तैयारी भी की होगी। तो बच्चों, अब तैयार हो जाइए उसके प्रश्नों को करने के लिए जो हमारी पाठ्य पुस्तक में दे रखे हैं। अभ्यास प्रश्नों को देखिए, अब हम क्या करेंगे, हल करेंगे। लेकिन बच्चों, हमारी पाठ्य जो पुस्तक है उसमें 3 प्रकार के प्रश्न दिए हुए हैं। तो कौन कौन से हैं वो प्रश्न? सबसे पहले तो बच्चों जो उसमें प्रश्न आता है वो है विकल्प पर आधारित, जिसमें 4 विकल्प होंगे बच्चों आपके पास, उसमें से सही विकल्प का चयन करना होता है। दूसरे नंबर पर देखिए, अपने यहाँ जो प्रश्न दिए हुए हैं उनमें है 30 शब्दों के प्रश्न। बच्चों ध्यान रखना, जो हमारे प्रश्न हैं उनका उत्तर 30 शब्दों से अधिक ना हो और न 30 शब्दों से कम हो। 1 या 2 शब्द अधिक या ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो कि 30 शब्दों में पूछा हो और आपने उसे 100 शब्दों में लिख दिया हो। तीसरे प्रकार के बच्चों जो प्रश्न दिए हुए हैं अपनी पाठ्य पुस्तक में, पता है वो कौन से हैं? 150 शब्दों के, जिन्हें हम कहते हैं 150 शब्दों में आपको उत्तर लिखना होता है। तो बच्चों, सामान्यतः जो प्रश्न होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक विकल्प पर आधारित, जिसे हम ऑब्जेक्टिव टाइप भी कहते हैं। दूसरे होते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्न और तीसरे होते हैं निबंधात्मक प्रश्न। और तीनों ही प्रकार के देखिए प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं। तो बच्चों तैयार हो जाइए और एक बार जो पूर्व में पढ़ा था उसे दोहरान करिए अपने माइंड में और जल्दी से तैयार हो जाइए। और पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं बच्चों। तो शुरुआत के कुछ क्वेश्चन अपने कैसे दिए हुए हैं? विकल्प के चयन पर आधारित हैं। तो बच्चों, हम सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। तो देखिए बच्चों, किस प्रकार का प्रश्न है? विकल्प पर आधारित है। हमें किसका चयन करना है? विकल्प का चयन करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा शुरू होता है बच्चों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता? तो 4 कथन है बच्चों, इनमें से एक भूगोल का वर्णन नहीं करता। क्योंकि मैंने पहली कक्षा में आपको भूगोल का अर्थ बताया था, उसके पिता के बारे में भी आपको बताया था, याद होगा ना बच्चों आपको? तो देखिए, सबसे पहले समाकलनात्मक अनुशासन। दूसरे नंबर पर आता है ख के अंदर देखिए बच्चों, मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन। तो बच्चों ये तो मैंने लिखी थी उस समय भी। उसके बाद आता है द्वैधता पर आश्रित। तो बच्चों अब हम आते हैं घ के ऊपर, और मैंने द्वैधता भी बताई थी। घ पे आने से पहले देखिए कौन कौन सी, मानव भूगोल, भौतिक भूगोल, ऐसे काफी द्वैधताएं मैंने आपको बताई थी बच्चों। चौथे नंबर पर आता है प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। तो बच्चों देखिए, मैंने आपको जब मानव भूगोल की प्रकृति बताई तो उसमें बताया था मानव का ज्ञान यानी उसकी तकनीकी धीरे धीरे देखिए हमारी सभ्यताओं को क्या करती जा रही है, विकसित। तो सीधा सा है, इसका उत्तर कौन सा होगा? जो मानव भूगोल के अंदर या भूगोल में समाहित नहीं है, क्योंकि भूगोल में अब तकनीकी का प्रवेश होने लग गया है। तो बच्चों इसका उत्तर नोट कर लीजिए, कौन सा होगा? घ होगा इसका उत्तर। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो बच्चों याद रखना, भौगोलिक सूचना क्या पूछा गया है? भौगोलिक सूचना, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन। और भौगोलिक सूचना के अंदर देखिए बहुत सारे देखिए अपने पास यात्राओं के वर्णन मिल जाते हैं भूगोलवेताओं के। या आप देखिए कि आपको भौगोलिक सूचना इकट्ठी करनी है तो किसी चट्टान को भी आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं बच्चों, देखिए यहां पर यात्रियों के विवरण, बिल्कुल सही बात है। ख में देखते हैं बच्चों प्राचीन मानचित्र। उसके बाद ग में देखते हैं बच्चों चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, यानी एक तरह से चट्टान, प्राचीन महाकाव्य। तो बच्चों अब ये 4 ऑप्शन है, क, ख, ग और
घ, इनमें से आपको चुनना है जिसकी भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं माना जाता। तो सही उत्तर क्या होगा बच्चों, इसमें घ होगा, क्योंकि ये प्राचीन क्या है, महाकाव्य है। तो इस तरह से और भी बहुत सारे स्रोत हो सकते हैं, यही नहीं कि ये 3 स्रोत होते हैं। इसके अलावा भी देखिए भूगोलवेताओं द्वारा किए गए अन्वेषण, जिसे हम कहते हैं खोज, और उनके द्वारा देखिए बहुत सारी वस्तुओं का संग्रह किया जाता है, वो भी हमारे लिए क्या हो जाते हैं, स्रोत हो जाते हैं। तो बच्चों अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, तैयार हो जाइए। निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो बच्चों देखिए क में जो लिखा हुआ क्या है, मानव बुद्धिमत्ता, ख में लिखा है प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी बच्चों, और घ में लिखा है लोगों के अनुभव, और घ में लिखा है मानवीय भाईचारा। तो बच्चों क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में जो पूछा गया था उसमें क्या, लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया। मैंने आपको मानव भूगोल की जब प्रकृति पढ़ाई तो उसके अंदर देखिए मानव का प्राकृतिकरण और फिर उसके बाद प्रकृति का मानवीकरण पढ़ाया था। तो देखिए प्रकृति का मानवीकरण कैसे हुआ, मानव के ज्ञान से, और मानव के ज्ञान से क्या उत्पन्न किया गया, टेक्नोलॉजी, तकनीकी, अर्थात हम कह सकते प्रौद्योगिकी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों, प्रौद्योगिकी। आप नोट भी करते चले हाथों हाथ इनको। उसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और वो भी कैसा है, विकल्प पर आधारित है, और आपको सही विकल्प का क्या करना है बच्चों, चयन करना है। तो अब हम पढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन को। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपगमन नहीं है? बच्चों जब मैं आपको मानव भूगोल की विकास की यात्रा पढ़ा रहा था कि कैसे कैसे मानव भूगोल का विकास हुआ, उस समय देखिए आपको मैंने ये सारे देखिए बिंदु एक एक करके बताए थे। पहला है अपने पास क्षेत्रीय विभिन्नता, दूसरा आता है मात्रात्मक क्रांति, और तीसरा आता है स्थानिक संगठन, और उसके बाद घ आता है अन्वेषण और वर्णन। तो बच्चों क, ख, घ और घ, इन चारों में से आपको एक सही उत्तर को पहचान करनी है। तो इन चारों में से देखिए सही उत्तर कौन सा होगा, क्योंकि मैंने आपको बच्चों बताया था कि जैसे ही भूगोल के अंदर कंप्यूटर और उसके अलावा गणितीय विधियों का प्रयोग हुआ तो उसका काफी विरोध हुआ था। गणितीय विधियों और कंप्यूटर के प्रयोग से संबंधित एक क्रांति आई थी जिसको कहा गया था मात्रात्मक क्रांति। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा बच्चों, मात्रात्मक क्रांति। अब इसके बाद हम अगले प्रश्न को देखेंगे बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए निर्देश पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग कितने शब्दों में देना है बच्चों, 30 शब्दों में दीजिए। तो सबसे पहला हमारा जो यहां पर क्वेश्चन आता है वो देखिए कौन सा है, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। बच्चों मैंने आपको 3 परिभाषाएं लिखवाई थी मानव भूगोल की। एक तो मानव भूगोल के पिता जिनका नाम क्या था, रेटजेल, और दूसरी जो परिभाषा मैंने बच्चों लिखवाई थी किसकी, रेटजेल की शिष्या सैंपल की, और उसके बाद एक फ्रांस के भूगोलवेता जिनका नाम था ब्लोस, उनकी परिभाषा। तो आप तीनों में से कोई एक परिभाषा लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो परिभाषा यहां पर लिख रहे हैं वो किसकी है, मानव भूगोल के पिता रेटजेल द्वारा दी गई परिभाषा को ही देखते हैं। तो देखिए बच्चों रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। तो इसकी और व्याख्या कर सकते हैं इस प्रकार, मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मनुष्य और उसके भौतिक वातावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो सीधा सा है, मानव भूगोल कौन सा विषय है, मानव और उसके वातावरण के जो संबंध है उनका अध्ययन जिस विषय में किया जाता है बच्चों उसी को क्या कहते हैं, मानव भूगोल कहते हैं। इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हो। अगर ये परिभाषा याद नहीं होती है तो आप दूसरी लिख सकते हो, दूसरी याद नहीं होती है तो तीसरी लिख सकते हो बच्चों। इस तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन बच्चों हमारे पास आता है, मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के नाम बताइए। बच्चों जब मैं आपको मानव भूगोल की विषय क्षेत्र बता रहा था तो प्रमुख रूप
से मानव भूगोल के कितने विषय बताए थे? 6। उसके बाद उप क्षेत्रों की संख्या मैंने बताई थी आपको 15। उन 15 में से कुछ आप यहां पर लिख सकते हैं और जैसे हमारे 30 शब्द पूरे होते हैं उसके बाद हम छोड़ देते हैं। तो देखिए, व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, सैन्य भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल और विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल। इस तरह से ये सारे विषय क्षेत्र आप बता सकते। और भी काफी, जैसे अवकाश का भूगोल, ऐसे हम और भी इसके विषय क्षेत्र में थे, लेकिन हमने कितने लिखे? जितने हमारे शब्दों की आवश्यकता थी उतने लिखे। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। तो देखिए, अगला जो तीसरा क्वेश्चन आता है वो है हमारे पास, मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है? ये भी मैंने आपको बताया था कि इसके विषय क्षेत्र में मानव भूगोल के में कि हमारी जो मानव भूगोल की जो पुस्तक है, या हम कहते जो मानव भूगोल जो विषय है, इसका अन्य विषयों से भी क्या है? संबंध है। तो देखिए, उस चीज को भी हम यहां पर देखते हैं। मानव भूगोल के अंतर्गत प्राकृतिक वातावरण के संदर्भ में मानवीय क्रियाकलापों के अध्ययन को प्रधानता दी जाती है। बच्चों, किसको प्रधानता दी जाती है? मानव के क्रियाकलाप। मानव भूगोल का उन सभी सामाजिक विज्ञानों से स्वतः संबंध हो जाता है जो अपने अध्ययनों में मानवीय क्रियाकलापों के अध्ययनों की प्रधानता देते हैं। सीधा सा है, जिन विषयों के अंदर देखिए मानव से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, उन सभी विषयों का संबंध किससे है? मानव भूगोल से है। तो बच्चों, इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला जो क्वेश्चन आता है हमारा तीसरे प्रकार का आता है और इसके अंदर जो बात कही है वो कही गई है, क्योंकि सबसे पहले हमें निर्देशों पर ध्यान देना चाहिए। कितने शब्दों में उत्तर लिखना है? 150 शब्दों में लिखना है। जैसे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। और यहां पर जो प्रश्न दिया हुआ है हमारी पाठ्य पुस्तक में बच्चों कौन सा है? तो देखिए, इसका पहला क्वेश्चन, इससे पहले क्या है? निर्देश। मानव के प्राकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। बच्चों ध्यान रखना, मैंने आपको जब मानव भूगोल की प्रकृति बताई थी, उस प्रकृति में दो चीजें आपको पढ़ाई थी। एक तो मानव का प्राकृतिकरण और दूसरा प्रकृति का मानवीकरण। उनमें से एक को यहां पर पूछा गया है, उसके बारे में आपको डिटेल से लिखना है। जो मैंने पढ़ाया था वैसा का वैसा आप लिख सकते हैं उत्तर में। जैसे कैसे आप अपना उत्तर लिख सकते हैं, देखिए बच्चों, उत्तर, मनुष्य अपने भौतिक पर्यावरण से अपनी प्रौद्योगिकी, जिसे कहते हैं तकनीकी सहायता से ही अन्योन्य क्रिया करता है। प्रौद्योगिकी ही किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया है। तो इस तरह से देखिए, और आगे देखिए बच्चों, प्रकृति का ज्ञान प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है तथा प्रौद्योगिकी मनुष्य पर पर्यावरण की बंदिशों को कम करती है। तो मैंने जब जो अपना वीडियो था उस वीडियो में इसको बहुत अच्छे से समझाया था, चित्र भी आपको दिखाया था किस तरह से देखिए मानव का प्राकृतिकरण किया गया है, यानी मानव ने प्रकृति के अनुसार कैसे रहना सीख लिया है। ठीक है बच्चों, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला देखिए अपने इसमें जो दिया हुआ है वो प्रश्न है, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर एक टिप्पणी लिखिए। तो देखिए कई बार ये आता है इस तरह से टिप्पणी, कई बार देखिए कहता है कि इसमें विस्तार से समझाइए। तो हमें अब इस क्वेश्चन में जो समझाना क्या है बच्चों, वो समझाना है मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। और आपको याद होगा मैंने विषय क्षेत्र को देखिए प्रमुख रूप से 6 भागों में बांटा और उसके बाद 15 उसको किस में बांटा गया था? उप क्षेत्रों में बांटा, और उसके आधार पर इसकी विषय वस्तु को समझाया था मैंने। ध्यान होगा आपको। उसके अलावा अगर ध्यान नहीं है तो फिर यहां पर तैयार हो जाइए कि आपको उत्तर कैसे लिखना
लेना है। तो देखिए यहाँ पर हम उत्तर देखते हैं बच्चों, मानव भूगोल मानव जीवन के सभी तत्वों तथा अंतराल जिसके अंतर्गत वे घटित होते हैं के मध्य संबंध की व्याख्या करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार मानव भूगोल की प्रकृति अत्यधिक अंतर विषय का मतलब होता है दूसरे विषयों से जुड़ी हुई है। पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले मानवीय तत्वों को समझने व उनकी सहयोगी विषयों के साथ घनिष्ठ अंतरापृष्ठ विकसित करता है। अंतरापृष्ठ विकसित का मतलब सीधा सा बच्चों ये होता है दूसरे विषयों के साथ संबंध स्थापित करता है। तो देखिए उसके बाद अब जो सारणी मैंने आपको कक्षा में बनवाई थी वही सारणी अब देखेंगे और इसके अंदर देखेंगे 6 विषय और 15 उप विषय को देखेंगे। ये सारणी आपको याद करनी है। तो देखिए यहां पर हम देख रहे हैं मानव भूगोल के क्षेत्र जिनमें एक विषय दे रखा है जिसका नाम क्या है, सामाजिक भूगोल। उसके बाद बच्चों क्या दे रखा है, उसका उप क्षेत्र। और उसके बाद अन्य विषयों से देखिए उसका क्या दे रखा है, संबंध दे रखा है। और उसके आधार पर आप इसको अपने उत्तर में अच्छे से लिख सकते हो। और यहां पर उप क्षेत्रों की बात करें तो कितने, 15 और विषय क्षेत्र कितने होते हैं, 6, जो आपको याद करना है। और ये 6 और 15 इनका अन्य विषयों से संबंध किस प्रकार से, इस उत्तर को आप इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए आपके सामने आता है राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल और आर्थिक भूगोल। और उसी तरह से हमारे क्या है, उप क्षेत्र। और यहां पर क्या है, दूसरे विषयों से संबंध। तो इस तरह से आप अपना उत्तर लिख सकते हो। कितने शब्दों में, 150 शब्दों में, या हम कहते हैं 150 शब्दों में। और अंत में इसका सारांश भी आपको बच्चों लिखना पड़ेगा। तो किस तरह से लिख सकते हैं, निम्नलिखित तथ्यों को मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में शामिल किया जाता है। आज जो हम किताब पढ़ते हैं मानव भूगोल की, उसके विषय क्षेत्र में कौन कौन से अध्याय हैं और किन किन को हम पढ़ते हैं। तो ये सारांश रूप में हम लिख सकते हैं। मानव भूगोल का अर्थ हमने देखा, उद्देश्य अध्ययन क्षेत्र, सिद्धांत अध्ययन उपागम एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध। दूसरे नंबर पर देखिए प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न तत्वों का अध्ययन तथा मानव क्रियाकलापों पर इन तत्वों का प्रभाव। इन चीजों को हम किस में पढ़ते हैं, मानव भूगोल में पढ़ते हैं। उसके अलावा देखिए जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या का वितरण, उसकी वृद्धि, उसकी संरचना और उससे उत्पन्न होने वाली समस्याएं। ऐसे विषय क्षेत्र को किस में शामिल करते हैं, हम मानव भूगोल की विषय वस्तु में शामिल करते हैं। और इन्हीं चीजों को हम क्रम से कौन से विषय में पढ़ते हैं, मानव भूगोल में पढ़ते हैं। तो बच्चों ये तो थे हमारे पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। इसके अलावा भी देखिए छोटे छोटे और बहुत सारे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो आप उनको बनाने की कोशिश करें और उनका हल खोजने की कोशिश करें। और सबसे अच्छी बच्चों बात है कि इन प्रश्नों को आप गृह कार्य के रूप में करें ताकि आप में स्वाध्याय की प्रवृत्ति क्या हो, विकसित हो सके बच्चों। तो आप कोशिश करना घर के ऊपर गृह कार्य के रूप में करने के लिए। अब अगले अध्याय में फिर मैं देखिए एक नया वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए बच्चों सभी को धन्यवाद। अच्छे से तैयारी करना, अच्छे से लिखना, अच्छे से पढ़ना। ठीक है बच्चों।